Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here with another session of class 10th Economics. आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो आप जब ट्यूशन जाते हो शाम को और उस वक्त फ्रेंड्स के साथ कोक पीते हो ना, या फिर जब आप स्कूल ओवर होने के बाद जाते हो जो माउंटेन ड्यू पीते हो, या जो आप मैकडोनल्ड के बर्गर पिज़्ज़े खा करके मोटे हुए जा रहे हैं ना, वो सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के कारण है। अगर ये ग्लोबलाइजेशन ना होता तो आप किसी चंदू चाट भंडार वाले के पास प्लेट लेके खड़े होते ताकि आप वहाँ पे आलू टिक्की खा सको, या फिर आप किसी कालूराम लस्सी वाले के पास लस्सी के लिए लाइन में लगे होते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा विषय है ये ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कोक का और इस मैकडोनल्ड के बर्गर पिज़्ज़े का इस ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से क्या लेना देना है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। बहुत आसान सा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये चैप्टर रहने वाला है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं ग्लोबलाइजेशन को जानने की। तो हमारा ये जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है। पहली चीज कि ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, लेकिन थोड़ा सा इस पर जाने से पहले हम फ्लैशबैक में जाएंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है आसपास हमारे, वो हम जानेंगे। और उससे पहले क्या था जिसने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की, फिर समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन के पिलर्स क्या हैं, यानी कि किसके कारण ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण कैसे हुआ है, ये सब कुछ हम समझेंगे। वैश्वीकरण में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत में ये वैश्वीकरण कब आया, यानी कि क्या ऐसे कदम रहे जिसके कारण भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, वो हम जानेंगे। फिर हम WTO की बात करेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्वीकरण के लिए प्रयासरत है। और अंत में हम एनालाइज करेंगे ग्लोबलाइजेशन है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, भारत के लिए विशेष तौर पर इसके लाभ या हानि है वो क्या क्या रहे हैं, वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है, ये आपकी बुक का नहीं है, आपके पड़ोस में जो दुकानें हैं उनसे जुड़ा हुआ है, आपके जो पास में जो शहर है, कॉलोनी है, वहाँ पर जो मार्केट है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आपने देखी है क्या हो रहा है आसपास, लेकिन कभी समझा नहीं कि अच्छा ये ग्लोबलाइजेशन है। आज हम समझने वाले हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेशन की। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में ज़्यादा लेंथी नहीं है, 3 ही सेशन रहेंगे, तो पहले सेशन से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में थोड़ा सा जानते हैं, यानी कि इसको डिटेल में नहीं जानेंगे, इसमें बाद में हम जाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि आधुनिक समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और इसी जुड़ाव को हम वैश्वीकरण कहते हैं या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं या भूमंडलीकरण बोलते हैं। यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। एक भी देश में कहीं गड़बड़ी आ जाए, मंदी आ जाए, पूरे विश्व में मंदी आ जाती है। तो ये वैश्वीकरण है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वैश्वीकरण विश्व प्लस एकीकरण शब्द से बना, यानी कि पूरे विश्व का एकीकरण होना, पूरा विश्व गांव की तरह हो गया है। तो ये वैश्वीकरण है। अब इसे वैश्वीकरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम चैप्टर को शुरू करने से पहले। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल कंपनी का, नाम सुना होगा, देखा होगा, लोगों बहुत अच्छे से देखा होगा। तो जो एप्पल कंपनी है, वो एप्पल कंपनी क्या करती है कि वो अमेरिका की कंपनी है। अब उसके पार्ट्स बनते हैं चाइना में और कुछ पार्ट्स बनते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पर। अब वो बेचती कहाँ है, वो बेचती है विश्व के हर देश में। यानी कि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है और वो कई जगह बन रहा है और बिक कहीं रहा है। यानी पूरे विश्व में उसका ताना बाना, उसकी उत्पादन क्रियाएं हैं, वो फैली हुई है। तो ये कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं इससे जुड़ी हुई है, यानी कि इसका उत्पादन है वो विश्व के अलग अलग भागों में हो रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है। यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को हमने समझने के लिए एप्पल का एग्जांपल लिया है। यानी अगर एक देश में, अगर चाइना में कुछ गड़बड़ होती है तो इसके प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। अगर चाइना में गड़बड़ होती है, अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, कुछ हद तक इनकम इसके कारण हो रही है। या हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ पर अगर इसका प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा तो असर पड़ेगा। या विश्व में मंदी आती है तो अमेरिका की कंपनी का व्यापार पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर असर पड़ेगा। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी इतने ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं। जैसे कई बार पहले नहीं सोचते थे, हम सोचते हैं कि हाँ, हम भारत में
मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बने, आगे कौन बनेगा, न्यूज़ वाले दिखा रहे होते हैं कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनने वाला है अमेरिका का। हम सोचते हैं कि इसका हमारे देश से क्या लेना देना है। अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट भी चेंज होता है तो ये सिर्फ वहाँ के नहीं, विश्व के देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, उसको प्रभावित करता है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। और जब दूसरा दल, दूसरी पार्टी, दूसरा नेता जब आता है पावर में, तो उसकी नीतियां हो सकता है अलग रहे, और अगर अलग रहेगी तो ये प्रभावित करेगी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को। ओके, तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यानी कि इसमें हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि एक देश में कुछ होगा तो दूसरे देश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि समझ में आ गया ना ये ग्लोबलाइजेशन ये होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो ग्लोबलाइजेशन हम आसपास देखते हैं, जैसे मैंने बात की थी कोक की, मैंने बात की थी मैकडोनल्ड की, तो ये सब क्या है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या भला है, सबसे पहले वही जानते हैं। ये आपको बहुत सारे मैं लोगोज दिखा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी, ओरेकल, कुछ सेलेक्टेड में इंटेल, जो आपने सुने होंगे नाम, याहू की बात करें, एफबी, ट्विटर, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो आप, लिंक्डइन, ये जिसकी बात की थी एप्पल। ओके, तो ये सब क्या है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज है। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या, थोड़ा सा और इनको जान लेते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी मतलब बहुत सारे और नेशनल मतलब नेशन और कंपनी का मतलब कंपनी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इसको हिंदी में बोलेंगे। बहुराष्ट्रीय मतलब जो कंपनी कि वो कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है, यानी कि वो कंपनी जो एक से अधिक देशों में या तो व्यापार करी या फिर वहां पर प्रोडक्शन करी है, तो उस कंपनी को हम एमएनसीज बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। अब कोक सिर्फ अपने इंडिया में ही नहीं बन रही या इंडिया में ही उसका व्यापार नहीं हो रहा, बहुत सारे देशों में हो रहा, पूरे विश्व में फैली हुई है। आपके हाथ में जो सेलफोन है, वो सेलफोन है, वो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, बन चाइना में रहा है, मार्केटिंग इंडिया में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, चाहे आपके पास वो एमआई का हो, ओप्पो का हो या वन प्लस का हो, कोई भी आप सेलफोन यूज़ कर रहे हो। तो ये छोड़िए, आप यूट्यूब के ऊपर जो चैनल देख रहे हो, आप इस चैनल को देख पा रहे हो, वीडियोस को देख पा रहे हो, ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है। गूगल के ऊपर जिसके ऊपर आप सर्च करते हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप गूगल बाबा के पास जाते हो, वो गूगल बाबा भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि सब कुछ हम आसपास देखते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे, सब कुछ नहीं, काफ़ी सारे। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, एमएनसीज आप बोल लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन या व्यापार करती है। ओके, उत्पादन करती है, व्यापार करती है, कितने, एक से अधिक देशों में, यानी बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे राष्ट्रों में, उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा देशों में। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्थानीय मार्केट के लिए, बल्कि विदेशी बाजार है उसको ध्यान में रख करके भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। समझ में आया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, जो आसपास आप देख रहे हो वो सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये यहाँ पे कुछ इंग्लिश में भी दिया गया, थोड़ा सा मैं बता दूं, यही चीज़ लिखी है। द मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी इज नोन एज कंपनी विद हेडक्वार्टर इन वन कंट्री एंड इट्स ब्रांचेज और सब्सिडियरीज आर स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंट्रीज, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है वो एक देश में होता है और उसकी ब्रांचेज होती है वो कई सारे देशों में होती है, वो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज। एक देश की कंपनी है लेकिन वो प्रोडक्शन या फिर जो व्यापार करी है वो बहुत सारे देशों के साथ करी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर हम भारत की मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंडिया की है लेकिन दूसरे देशों में व्यापार करी है, तो ये क्या होंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किन्हीं एक या दो या तीन या चार भारतीय मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम बताइए। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से एग्जांपल देके भी बताया, इसमें आप चेक कीजिए। जैसे कि मैक्सिको सिटी दिया है इन्होंने, न्यूयॉर्क दिया, लंदन दिया, सियोल दिया है, टोक्यो, यहाँ फिर से मैक्सिको सिटी, यहाँ पे सही से नहीं दिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ शो करना था, और ये साओ पालो।
तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, शो किया कि किस तरीके से एक ही कंपनी है और उसका अलग अलग जगह पे उसकी ब्रांचेज है, किसी एक जगह उसका हेडक्वार्टर है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती है। थोड़ा और आगे समझते हैं कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये एक से अधिक देशों में व्यापार क्यों करती है और कहाँ करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो जब विदेशों में अपना व्यापार सेटअप करती है, स्थापित करती है, निवेश करती है, तो क्या किन बातों को ध्यान में रखती है, कौन से फैक्टर जो प्रभावित करते हैं। तो पहली कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है उन स्थानों पर अपनी इकाई स्थापित करती है, अपनी यूनिट वहां पर स्थापित करती है। पहला, जहां बाजार उपलब्ध हो। बाजार मतलब जहां उनका प्रोडक्ट बिके। अब जैसे इंडिया में है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया की तरफ आ रही है, काफ़ी सारी चाइना की तरफ आई हुई है। अब यहाँ पे आने का एक बड़ा कारण ये भी है, दोनों देशों में लगभग 38% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की, 38% जनसंख्या विश्व की यहीं पर रहती है इन दोनों देशों में। तो यहाँ पर बाजार उपलब्ध है, प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर खरीदने वाले भी बहुत हैं। तो पहली चीज़ ये होती है कि जहाँ पर बाजार उपलब्ध हो वहाँ पर निवेश करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे जैसे बड़े देशों में ही करेगी, जहाँ छोटी मार्केट हो तो वो उनका उतना ही टारगेट होता है। तो जहाँ बाजार उपलब्ध हो वहाँ निवेश करती है। पहली चीज़ तो वो ध्यान में रखती है कि कहाँ प्रोडक्ट आपका बिक सकता है। दूसरा, जहाँ पे सस्ता और कुशल और अकुशल दोनों श्रम उपलब्ध हो। सस्ता भी चाहिए उन्हें स्किल्ड भी चाहिए, यानी कि ट्रेंड भी चाहिए, अनट्रेंड भी हो, दोनों टाइप के श्रमिक चाहिए जहाँ सस्ता मिले। अब सस्ता जहाँ पर मिलेगा उससे क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। यानी कि ये सब चीज़ें कहाँ किस चीज़ से देख रही है, वो प्रॉफिट से देख रही है, प्रॉफिट जहाँ ज़्यादा हो। ओके, तो जहाँ बाजार उपलब्ध हो प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि कहीं और जाकर के बेचना ही नहीं पड़ेगा, वहीं पे बिक जाएगा। दूसरा, वो देखती है कि जहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध हो। सस्ता श्रम कहाँ उपलब्ध होगा, जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, पहली चीज़। और जब जनसंख्या अधिक होगी तो सस्ता श्रम उपलब्ध होगा, एक को आवाज़ लगाएंगे 100 आएंगे वहाँ पर। और इससे क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट जो लागत है वो कम हो जाती है, उसे फ़ायदा ज़्यादा होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है, तो प्रॉफिट के लिए। तो जहाँ सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध होता है वहाँ पर भी वो निवेश अधिक करती है। भारत या चाइना दोनों देशों की बात करें तो यहाँ पे इंडिया और चाइना में ज़्यादातर MNCs जो सेटअप हो रही है वो इसी कारण हो रही है क्योंकि सस्ता श्रम भी उपलब्ध है, कुशल भी है, जो अकुशल भी है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों है। तीसरा, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो। जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध हो, जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ी बनाने वाला है, तो अब उसको उद्योग सेटअप करना है, यहाँ पर इंडिया में करना है, तो क्या देखे, कच्चा माल तो होना चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं कि बाजार चाहिए या उन्हें लेबर चाहिए, उन्हें कच्चा माल भी चाहिए। अब जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो वहाँ पर भी निवेश अधिक किया जाता है, यानी इसको भी देखा जाता है। भारत में जैसे 1995 में फोर्ड कंपनी आई थी, 17,000 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे चेन्नई में। और किस लिए किए थे, बाजार उपलब्ध था, श्रमिक उपलब्ध थे, कच्चा माल उपलब्ध था। और बाजार सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दूसरे देशों को, आस पड़ोस के पड़ोसी देशों को, अफ्रीका को भेजते हैं गाड़ियाँ, तो वो सब कुछ देखा जाता है। और चौथा जो कारण है, जो उनके जो कंपनी है, MNCs है, वो कहाँ पर स्थापित होगी उसको प्रभावित करता है वो सरकार की नीतियाँ, कि सरकार उनकी कितनी हेल्प करी है। कई बार सरकार, कई बार नहीं, बहुतायत सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा MNCs वहाँ पर सेटअप हो। इसके लिए वो SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, वो स्थापित करती है। वहाँ पर कई प्रकार की छूट देती है, यहाँ पे आइए हम ये देंगे आपको फ्री, वो देंगे फ्री, बिजली देंगे सस्ती, अच्छी ज़मीन देंगे, सिक्योरिटी देंगे, सब देंगे, आओ यहाँ पे सेटअप करो। तो सरकार की नीति भी प्रभावित करती है। यानी कि ये 4 फैक्टर है जो किसी भी देश में MNC जब निवेश करती है तो इन चारों फैक्टरों को ध्यान में रखती है। 4 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। समझ में आया, बाजार पहला, दूसरा सस्ता श्रम, तीसरा कच्चा माल और चौथा सरकारी नीति। ओके, तो ये फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, यानी कि इन चीज़ों को देख करके वो निवेश करेगी कहाँ पर हमें निवेश करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और जो टर्म है वो जानने की कोशिश करते हैं। वो टर्म है एक तो निवेश, कि ये निवेश क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जमीन, भवन, मशीन, अन्य उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप अपना स्कूल भी ओपन कर रहे हो, मान लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपको उसमें फर्नीचर एटसेट्रा चाहिए, आपको शुरुआत में स्टाफ को सैलरी देनी है, वो सब कुछ चाहिए, काफ़ी कुछ चाहिए ना। वो सब कुछ आपने पैसा लगाया,
वो क्या है, वो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। ओके, जैसे खेती करते हैं हम, कृषि करते हैं, तो उसमें जब बीज को बोया जाता है, खाद पानी दिया जाता है, वो सब कुछ क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ओके, इसी तरीके से जब जमीन खरीदने के लिए कोई कंपनी, भवन खरीदने के लिए या मशीन खरीदने के लिए, अन्य उपकरण खरीदने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, उसे हम निवेश कहते हैं। ओके, निवेश कर दिया। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी ये निवेश करती है तो उसे हम विदेशी निवेश बोलते हैं। यानी कि अगर देश में करें हम, हमारी कंपनी करिए, वो निवेश है। अगर कोई विदेशी कंपनी करिए तो वो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं। ओके, समझ में आया? यानी कि निवेश ही है वो, लेकिन क्योंकि विदेशी कंपनी का रही है, वहां पर एमएनसीज का रही है, दूसरे देश की है, तो उसे हम विदेशी निवेश करेंगे जब बहुराष्ट्रीय कंपनी ये निवेश करेगी। तो क्लियर, समझ में आ गया, निवेश और विदेशी निवेश। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यानी कि हमने अब तक समझा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, हमने समझा कि वो कहां पर निवेश करती, क्या देखती है, और हमने ये भी समझा कि निवेश और विदेशी निवेश क्या है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है एमएनसीज, ये अपना व्यापार फैलाने के लिए, मतलब इनको कई जगह पे प्रोडक्शन करना है, तो कौन कौन से तरीके अपनाती है। तो सबसे पहले जो पहला तरीका अपनाती है वो ये कि ये स्थानीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। उनके पास यानी कि छोटी कंपनियां जो होगी किसी भी देश की, उनके साथ पार्टनरशिप करेगी। जैसे आप ये मान सकते हो कि आप यहाँ पर रह रहे हो, दिल्ली एनसीआर से बाहर रह रहे हो, और आपको दिल्ली एनसीआर में व्यापार शुरू करना है, तो एक तरीका ये कि वहाँ पर कोई व्यापारी को पकड़ो और उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, चाहे वो 50% में या 40% में। तो एमएनसीज भी यही करती है, छोटी कंपनियां उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती है। पार्टनरशिप में छोटी कंपनियों को फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? एक तो उन्हें पैसा मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो उन्हें पैसा देगी, मोटा पैसा देगी। दूसरा ये होगा, नई तकनीक वो लेकर के आएगी, नई तकनीक। तीसरा ये होगा कि बाजार भी उन्हें अधिक मिलेगा, क्योंकि बाजार सिर्फ ये नहीं, जब मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है तो हो सकता है उसके प्रोडक्ट वो कहीं और भी बिके। तो उन्हें 3 फायदे हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है, नई तकनीक मिल रही है, और बाजार की संभावना रहती है कि वो और फैलेगा। ओके, और एमएनसीज को क्या फायदा मिल रहा है? उन्हें वहां पर एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिसकी बाजार में कुछ हद तक पकड़ है, दूसरे देश में जाकर के जमी जमाया धंधा मिल जाएगा। जैसे आपको अगर दिल्ली जाकर के सेट करना है, दिल्ली एनसीआर में अपना व्यापार, तो वहां पे पार्टनरशिप करोगे तो ये चांस हो जाते हैं, फेल होने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि उसके अपनी समझ है, वहां पर मार्केट के ऊपर पकड़ है, उसे पता है क्या क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, पता है ना। तो यही पहला तरीका अपनाती है। दूसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा जो ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज करती है, वो है छोटी कंपनियों को खरीद लेना। वो छोटी कंपनियों को खरीद लेती है, इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ पे सेटअप उसको मिल जाएगा, कस्टमर जुड़े हुए मिल जाएंगे, और धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट करेगी, यानी क्वालिटी को उनको इम्प्रूव करेगी, अपने व्यापार को बढ़ाएगी। तो एक तरीका ये भी होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास में, आपके शहर के आसपास आपने कुछ स्टोर्स देखे होंगे, जैसे ईजी डे दिखे है, ईजी डे देखा होगा, तो ईजी डे को अब अमेजन ने खरीद लिया है। ओके, तो ये क्या है, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीद लिया। तो दूसरा तरीका ये होता है कि वो छोटी कंपनियों को खरीद लेती है, तो इससे भी उनका व्यापार फैलता है। यानी कि जिस देश में इन्वेस्टमेंट करना, वो छोटी कंपनी खरीदा, अपना इन्वेस्टमेंट किया। ओके, उसके बाद तीसरा जो तरीका वो होता है कि वो छोटी जो कंपनी होती है उनको ऑर्डर देती है, यानी कि उनको ऑर्डर देगी। जैसे हमारे यहाँ पे कपड़ा बनता है, पंजाब में बनता है, या हम बात करें गुजरात में बनता है, महाराष्ट्र में बनता है, कपड़ा बनता है। कौन सी कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े हम ब्रांड की बात करते हैं, वो ऑर्डर देती है। हालांकि वो कंडीशन लगाती है कि हमें ऐसा कपड़ा चाहिए, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, उसको इस तरीके से सिलाई करनी है, स्टिच करना है, वो सब कुछ उनको चाहिए, और टाइम पे उनका ऑर्डर पूरा होना चाहिए। अब वो कपड़ा है, उन्होंने ऑर्डर दिया, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वहाँ कंपनी के पास जाएगा, या फिर यहीं पे उनका जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ जाएगा। वहाँ पे उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा, ठप्पा समझते हो, स्टैंप लग जाएगी, ब्रांड हो गया। अब वही अगर वो हम खरीदें सीधा, तो हो सकता है कि हमें वो 400 रुपये का मिल रहा हो, कोई शर्ट मिल रही हो, और जब वो ठप्पा लग गया ना, वो 1800 की हो जाएगी, वो 2800 की हो जाएगी, वो 3800 की हो जाएगी, क्योंकि ठप्पा लग गया। और जिनके पास जो पैसा आ जाता है तो वो बस इसी में रहते हैं कि भाई ब्रांड पहन रहा हूँ मैं तो। ओके, तो एक तरीका ये भी होता है अपने व्यापार को बढ़ाने का कि वो छोटी कंपनी को ऑर्डर देती है, अपनी शर्तों के ऊपर तैयार करवाती है माल को, और उसके बाद
अपने टैग के साथ उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देती है। तो ये 3 तरीके होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने व्यापार का विस्तार कैसे करती है। तो व्यापार को फैलाने के ये 3 तरीके अपनाती है। छोटी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करना, लोकल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करना पहला तरीका। दूसरा तरीका है छोटी कंपनियों को खरीद लेना। तीसरा जो तरीका है कि छोटी कंपनियों को ऑर्डर देना। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीनेशनल कंपनी। सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये सब कुछ अब हो रहा है। हम जो ये कोक की बात कर रहे थे, बर्गर पिज़्ज़े की बात कर रहे थे, ये सब कुछ मैकडोनल्ड के बर्गर पिज़्ज़े की बात कर रहे थे, ये इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनी ही तो यहाँ पे लेके आई है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ओके, लेकिन इससे पहले क्या था? क्या वैश्वीकरण ये मल्टीनेशनल कंपनी जब से आई है, बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, तभी से शुरू हुआ है? नहीं, इससे पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। वो शुरुआत हुई थी विदेशी व्यापार के साथ। अब पहले शुरुआत हुई थी, अब भी हो रहा है विदेशी व्यापार। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम विदेशी व्यापार के बारे में जानते हैं कि इसने कैसे पूरी दुनिया को एक करने में अपना योगदान दिया। विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण बाजार का एकीकरण मतलब वैश्वीकरण। तो विदेशी व्यापार है, उसने भी वैश्वीकरण में अपना एक योगदान दिया था। शुरुआत यहीं से हुई थी। मल्टीनेशनल कंपनी तो अभी की बात है, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत हुई थी वो विदेशी व्यापार से हुई थी। कैसे? एक तो इससे क्या हुआ हम समझने की कोशिश करते हैं। विदेशी व्यापार से उत्पादक है उसे बड़ा बाजार मिल जाता है विदेशी व्यापार से। यानी कि अगर उत्पादक है, विदेशी व्यापार ना हो तो उसका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा? इंडिया वाले का इंडिया में बिकेगा। विदेशी व्यापार हो रहा तो ये प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा? यूरोप में बिकेगा, अफ्रीका में भी बिकेगा, मिडिल ईस्ट में भी बिकेगा, यूएसए में भी जाएगा। यानी बड़ा बाजार मिल जाता है। यानी घरेलू बाजार के अलावा भी एक बाजार मिल जाता है प्रोडक्ट के लिए विदेशी व्यापार से। दूसरा कि खरीदारों के लिए सामान की पसंद का विस्तार हो जाता है। हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाती है, विकल्प बढ़ जाते हैं। अब अमेरिका का कोई प्रोडक्ट है, चाइना का कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे आएगा? विदेशी व्यापार से आया ना, विदेशी व्यापार से। तो ये हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाती है, क्योंकि अदरवाइज तो हमारे पास लोकल प्रोडक्ट ही अवेलेबल होंगे। ओके, उसके बाद तीसरा जो है कि इससे कीमतें बराबर हो जाती है दो बाजारों में, चाहे वो कोई भी देश हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा इंपोर्ट ड्यूटीज़ के कारण, जो आयात कर है। अदरवाइज पूरे विश्व में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कीमत एक बराबर होगी। यानी दो देशों में जो निर्माता जो बना रहा है वो हज़ारों मील दूर है, लेकिन फिर भी कंपटीशन रहते हैं, कंपटीशन करते हैं। हमारे देश में प्रोडक्ट आ रहा है, वो एक प्रोडक्ट आ रहा है जापान का, एक प्रोडक्ट आ रहा है जर्मनी का, एक प्रोडक्ट आ रहा है यूएसए का। 3 अलग अलग देश हैं, उनका प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन तीनों में ही कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन होगा क्योंकि उनको प्रोडक्ट एक ही जगह बेचना है, इसलिए कीमतें हैं वो बराबर हो जाती है पूरे विश्व में। तो ये 3 प्रभाव पड़ते हैं वैश्वीकरण को जो संभव बनाने वाले विदेशी व्यापार से। ओके, यानी विदेशी व्यापार तो आपको पता है कि क्या है, 2 देशों या 2 से अधिक देशों के बीच में होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार। तो इसने भी क्या जोड़ा है? विश्व के बाजारों को जोड़ा है, विश्व के देशों को जोड़ा है। तो ये सब कुछ हमने थोड़ा सा अभी समझा कि वैश्वीकरण कैसे हुआ। ओके, अभी हमने पूरा नहीं समझा, हमने थोड़ा सा समझा कि वैश्वीकरण है ऐसे हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इसके कारण पूरे विश्व के बाजार एक हो गए हैं। हमने मल्टीनेशनल कंपनी की पूरी गाथा पढ़ी है। अब हमने थोड़ा सा विदेशी व्यापार के बारे में जाना है। तो अब हम आगे जो जानेंगे वो थोड़ा और दोबारा हम उसी वैश्वीकरण के ऊपर आएंगे कि ये वैश्वीकरण हो गया, मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, किस कारण से हुआ, क्यों विश्व के बाजार एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए। तो इन सब को हम जानने का प्रयास करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपको लगा होगा चैप्टर बहुत ईजी है, वास्तव में बहुत ईजी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।